हेलो फ्रेंड्स, अपने पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास जो अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा, जैसे एलडीसी, राजस्थान पुलिस, सीईटी और सब इंस्पेक्टर। कोई सी भी वैकेंसी ले लो, जो अपने पढ़ेंगे वो सबके लिए सफिशिएंट होगा। तो अब अपना सब्जेक्ट है राजस्थान का इतिहास। इतिहास को अपने कैसे समझेंगे कि इतिहास कहां से शुरू करें या इतिहास क्या होता है। इतिहास, अपने राजस्थान का इतिहास वहां से शुरू करेंगे जैसे हम मानते हैं कि राजस्थान में कौन से स्थान से मानव की उत्पत्ति हुई, यानी मानव का उद्भव किस स्थान से हुआ। जैसे विश्व में अपने देखते हैं मानव की उत्पत्ति, एक छोटी सी साइड में लिख देता हूं। आदि मानव था पहले तो, जिसको इतनी समझ नहीं थी, आदि मानव। अब आदि मानव अफ्रीका और इंडोनेशिया, अफ्रीका और इंडोनेशिया में आदि मानव की उत्पत्ति होती सबसे पहले 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, अपने थोड़ा सा ऐसी जनरल जानकारी के लिए है, बाकी अपने काम का नहीं है, अपने राजस्थान में काम का है। अब एक आता है, एक आदि मानव हो गया, एक आधुनिक मानव। आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहां हुई? आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई थी यूरोप में, यूरोप के देश। ठीक है, अपने रहते हैं एशिया में। अपने बात करेंगे, इतिहास को बस समझना है, इसलिए मैं बता रहा था कि आधुनिक मानव, आदि मानव। यानी आधुनिक मानव का अर्थ हो गया होमो सेपियंस, जो समझदार मानव था। ये मानव मनुष्य की तरह नहीं रहता था जैसे आज रहते हैं, आदि मानव पशुओं की तरह रहता था। ठीक है, लेकिन इस आधुनिक मानव ने निरंतर जैसे जैसे संस्कृति बढ़ती गई, जैसे जैसे मतलब इस मानव ने अपना विकास किया था। इसमें इतना ही अंतर है कि आधुनिक मानव ने खुद का विकास किया था। तो राजस्थान में मानव की उत्पत्ति या मानव उत्पत्ति के अवशेष कहां मिलते हैं? अब इतिहास अपने लिखते कैसे हैं? इतिहासकारों ने लिखा है, कहीं कुछ उत्खनन में मिला है, सिक्के मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, या कुछ सभ्यताएं खुदाई में मिली है। तो वैसे अपना इतिहास तैयार होता है। तो समझने के लिए थोड़ी सी ये दो बातें बताई मैंने। अब देखेंगे अपने राजस्थान में, अब इतिहास समझने के लिए अपने को थोड़ी बहुत ज्योग्राफी की जानकारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी की जानकारी इसलिए होनी चाहिए, एक तो आपको जिले सारे के सारे याद होने चाहिए कि कौन से जिले की स्थिति कहां पे है। दूसरा दूसरा आपको नदियां भी सारी की सारी ध्यान होनी चाहिए कि कौन सी नदी कहां से होकर गुजरती है। तो इस क्लास को देखने या समझने के लिए आपको एक बार ज्योग्राफी की क्लास देखनी चाहिए, जिसमें आपको जिले याद होने चाहिए, नदियां याद होनी चाहिए। मतलब ज्योग्राफी का जो मेजर मेजर पार्ट है, जिले, नदियां, यानी अपने चर्चा करेंगे। जैसे मैं अब आपको बताता हूं कि राजस्थान में मानव की उत्पत्ति बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई। ठीक है, अब बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे आपको ध्यान ही नहीं है बनास कहां है, तो आप सीधा रट्टा मारोगे, हाँ बनास और उसकी सहायक नदियों की। नहीं तो आपको ध्यान होगा, बनास और उसकी सहायक बोल दिया तो बनास, बेड़च, आयड़, इन नदियों के आसपास राजस्थान में कहीं मानव की उत्पत्ति हुई थी सर्वप्रथम। तो एक लाइन लिख लो, राजस्थान में बनास और उसकी सहायक लिख लो, और उसकी सहायक नदियों के किनारे सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति के अवशेष मिले। ठीक है, यानी यहां से अपने को राजस्थान में मानव उत्पत्ति के अवशेष मिले। इतिहास यही है, आज से पूर्व मानव ने अपने विकास के लिए, यानी स्वयं के विकास के लिए क्या क्या
परिवर्तन किए या खुद का विकास कैसे कैसे किया, किन किन घटनाओं को अंजाम दिया, वही अपना इतिहास है। अपने सोचते हैं कि इतिहास अपने क्या काम आएगा, इतिहास अपने ये काम आएगा कि देखो अपने इतिहास पढ़ते हैं तो अपने को ज्ञात होता है कि मानव ने हर युग में, हर वर्ष में, हर काल में खुद का विकास किया है। तो हमें ये इससे सीख मिलती है कि हमें निरंतर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया नया करने की सीख देता है हमें इतिहास। इसलिए अपने इतिहास अपने पढ़ाया जाता है, प्रेरणा मिलती है अपने को इतिहास से। तो ये पॉइंट अपने काम का है। बना से उसकी सहायक नदियों के किनारे सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति के अवशेष मिले। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आगे आ जाओ आप। फिर सभ्यताएं हैं या काल है, इतिहास का काल। ठीक है, एक बार आपने देख लिया कि ये मानव का यहां उद्भव हुआ था राजस्थान में। उसके बाद में देख लें अपने काल। इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, 3 भाग है। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। तीसरा है अपना ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है इतिहासकारों ने, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब ये प्राग ऐतिहासिक कौन सा काल था कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई उससे लेकर अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता के काल तक, यानी जब से मानव की उत्पत्ति हुई उससे लगभग 3000 ईसा पूर्व तक। तो यहां इसमें लिख लो, इस काल की विशेषता क्या है? इस काल की विशेषता है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। आगे लिख लो, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इससे यह तात्पर्य यहां सिर्फ अपने को कहीं कुछ मकान मिले हैं, कुछ उत्खनन में कोई भट्टियां मिल गई, कहीं कुछ मिल गया, कहीं कोई औजार मिल गए, पत्थर के औजार मिल गए। तो इसमें क्या है, ये एक पाषाण काल था, सिर्फ पत्थरों के औजार मिले, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, इसलिए इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इतनी है परीक्षा इंपोर्टेंट इतना ही है कि जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। आगे देखो आद ऐतिहासिक काल। अब इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन पढ़े नहीं गए, लेकिन पढ़े नहीं गए। ठीक है, आगे देखो ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले और जिन्हें पढ़ा गया है। ठीक है, जितने नोट शॉर्ट बनाओगे उतना बेस्ट है, जितना एक्स्ट्रा पढ़ोगे उतना बेस्ट है। अब जैसे प्राग ऐतिहासिक काल है, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, तो ये इसमें एक लाइन लिख लो आप, इसके नीचे मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक या सिंधु सभ्यता तक। भाई जब तक सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ था तब तक। ठीक है, उससे पहले पहले का ये काल। उसके बाद में आधुनिक इतिहास नहीं, आद ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं गए, ये वही काल है सिंधु सभ्यता का काल।
सीधा जी ले लो, सिंधु सभ्यता का काल। ठीक है, इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया। अब क्यों नहीं पढ़ा गया, क्योंकि इसकी एक तो समस्या ये है, इसमें जैसे अपने को कोई शिलालेख मिल गया, उस पे कुछ अक्षर अंकित है, तो एक कंप्लीट लाइन नहीं मिली। कंप्लीट एक लाइन मिल जाती तो इतिहासविद जो स्पेशलिस्ट वो थोड़ा प्रयास करते भाई दो चार अक्षर, अब एक दो अक्षर मिल गए उनमें तो कोई। अब दूसरी समस्या ये थी कि ये जैसे अपने विद्या ख ख लिख दिया और इसी के अंदर उन्होंने ग लिख दिया और इसी के अंदर घ लिख दिया, तो इसको आप नहीं समझ सकते। इतनी क्लिष्ट भाषा में ये मिले अपने को, एक तो एक दूसरे के अंदर, दूसरा कोई लंबा एक बड़ा पैराग्राफ नहीं मिला, जैसे एक कहानी सी मिलती या कुछ एक व्यक्ति का कुछ उसके बारे में, जीवन के बारे में लिखा हुआ मिलता, तो टूटे टूटे थोड़े बहुत मिले, वो भी एक दूसरे के अंदर, इसलिए इस काल की लिपि को पढ़ा नहीं गया। खैर वो बातें आगे करेंगे, कौन सी लिपि थी, सर्पाकार और वास्त्रभेदन, बहुत सारे नाम है, गोमूत्राकार लिपि, वो बातें आगे करेंगे। आगे देखो, ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, पढ़े भी गए हैं, इसको एक तरह का आधुनिक इतिहास काल भी कहते हैं। एक बार इसको उतार लो, फिर आगे देखते हैं। अब चर्चा करते हैं अपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, थोड़ी सी नामकरण भी चर्चा करेंगे। राजस्थान का क्या क्या नाम था, किस टाइम में राजस्थान के क्षेत्र को किस नाम से पुकारते थे, और राजस्थान शब्द या राजस्थान नाम कब पड़ा, ये सारी बातें करेंगे। ऐतिहासिक स्रोत होते हैं जैसे पुरातात्विक स्थल, खनन में जो सभ्यताओं के पुरातात्विक सभ्यताओं के स्थल मिले, उनसे हम थोड़ा बहुत इतिहास लिख लिया इतिहासकारों ने। पुरातात्विक सामग्री, वहां पर कैसी कैसी स्थितियां मिली है, कहीं कच्ची नाड़ियां, कहीं पक्की नाड़ियां, कहीं पक्के मकान, कहीं अग्निवेदियां, कहीं सिक्के दबे हुए, जैसे सिक्के, अग्निवेदियां, स्तंभ लेख, स्तंभ यानी एक खड़ी पट्टी पर लिखे हुए, या कोई बड़ा सा पिलर है उसको बनाकर उस पर कुछ लिख दिया, उससे कुछ अवशेष मिल गए, स्तंभ लेख। गुहा लेख, गुफा के अंदर एक गुफा बनाई है, उसकी दीवारों के ऊपर लिखा हुआ गुहा लेख। दान पत्र, किसी राजा महाराजा ने कोई दान किया है, उस दान के बारे में उसने बताया भाई मैंने ये दान किया है। जैसे एक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में देखें तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को दान देने का काम शुरू किया था आंध्र सातवाहनों ने, ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया था, उन्होंने एक दान पत्र पे लिखा, तो दान पत्र हो गई। और धार्मिक पुस्तकें होगी, जैसे रामायण है, महाभारत है, चरक संहिता है, और वेद है, पुराण है, वेदांग है, छंद है, ये सारे धार्मिक पुस्तकें होगी अपनी। विदेशी यात्रियों का विवरण, अब क्या होता, पहले विदेशी यात्री भी आते थे, जैसे कोई राजा महाराजा किसी के दरबार में भेजते कि तू वहां जा, उनके दरबार में कई वर्ष रहे, उनको सेवा दे, तो वो आते और यहाँ रहते, यहाँ की ऐतिहासिक कृतियां संकलित करके ले जाते। अब उनकी जो सुरक्षित पुस्तकें पढ़ी है, उनसे कुछ इतिहास लिख दिया। कुछ अपने यहाँ जो राजा महाराजाओं के दरबार में कवि रहते थे, या विद्वान या दीवान जिन्हें कह सकते थे, उन्होंने कुछ कथाएं लिखी है, कुछ पुस्तकें लिखी है, प्रशस्तियां, आगे आगे बहुत सारी बातें आएंगी। ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई ये इतिहास के स्रोत हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो एक चीज देखते हैं कि राजस्थान में जब मानव की उत्पत्ति हुई, कहते हैं पश्चिमी राजस्थान में, जैसे ये धोरे अपने रेगिस्तान के, यहां भी मानव रहता था। अब सोचो उस टाइम मानव यहां क्या करता था, कुछ खाने के लिए नहीं था, कोई नदी नहीं थी, कहते हैं यहाँ एक समुद्र था। कौन सा समुद्र? टेथिस सागर। तो राजस्थान के पश्चिमी भूभाग पर लिख लो, भाग में विशाल टेथिस सागर था। ठीक है, अब बात आ गई, सागर था, सागर में भी कोई मानव नहीं रह सकता, सीधी सी बात है। फिर इस सागर में क्या था, अभी अपने पढ़ते हैं ना, गग्गर नदी, उसके स्थान पर बहती थी कौन सी? सरस्वती। सरस्वती और दृश्यवती नदी, वैदिक काल की दो नदियां थी जो
आके किस में गिरती थी, इस सागर में गिरती थी। तो एक बनास हो गई, और चंबल का कुछ और नाम होगा, बनास और दृश्यवती, ये नदियां तो थी पहले। तो ये दृश्यवती नदी और सरस्वती दोनों किस में गिरती थी, 35 सागर में आकर गिरती थी। लिख लो एक लाइन। प्राचीन काल में दृश्यवती नदी और सरस्वती नदी 35 सागर में आकर गिरती थी। तो इनके आसपास भी कंदमूल खाने के लिए मांस मच्छी मिल जाता था, तो मानव इजिली यहाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसने अपना विकास करना शुरू कर लिया। अब हर कोई राजस्थान के इतिहास के परिचय शुरुआत जो क्लास करता है ना, वो उसके नाम बताता है, राजस्थान के नाम के बारे में। तो थोड़ी सी चर्चा अपने नाम के बारे में कर लेंगे, उसके बाद ये पाषाण काल वगैरह इनको लेके चलेंगे। तो आज सिर्फ राजस्थान के नाम पर चर्चा करेंगे। भाई प्राचीन काल में इसका क्या नाम था, उसके बाद में क्या हुआ, फिर आधुनिक काल में क्या हुआ, ये सारी बातें देखेंगे। तो इसको मैंने साफ कर दिया, आप रोक के नोट कर लेना अगर नोट करना। आगे देखो, अब नाम पर चर्चा करते हैं। साधारण सी बात है, इसका पहले नाम राजस्थान नहीं था। ये एक चीज देखो, ऋग्वेद, कुछ पुस्तकों में देते हैं कि ऋग्वेद में इस क्षेत्र के लिए ब्रह्मरत नाम था, ब्रह्मवत नाम था, ठीक है। ऋग्वेद में ब्रह्मवत दिया हुआ है। एक चीज और देखें, वैदिक काल, अब इतिहास की पुस्तकों को अपने कहीं भी नहीं पकड़ सकते। अब ये ऋग्वेद हो गया, वैदिक काल में क्या है, वैदिक काल में इस क्षेत्र को कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। अब अलग अलग नामों से कैसे पुकारा जाता था, जैसे जो मारवाड़ का क्षेत्र है ना, उसको क्या क्या कहते थे, मरु, मरु कांतार, ये यही मारवाड़ है, ठीक है। और यही मरुवाड़ है, ये सब मारवाड़ यानी जोधपुर, जोधपुर का क्षेत्र, ठीक है। जोधपुर संभाग का क्षेत्र, यहां लिख लो चाहे, जोधपुर संभाग का क्षेत्र। आगे देखो, ये हो गया मरुकांतार, मारवाड़, मरुवाड़, या अब एक क्षेत्र है योद्धे, गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। ये अलग नाम हो गया। इधर तो ये कह रहा है ऋग्वेद में ब्रह्मरथ नाम था, इधर कह रहा है कुछ पुस्तकों में वैदिक काल में इस क्षेत्र के अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, ठीक है। मरुकांतार मारवाड़ का क्षेत्र हो गया, योद्धे गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र हो गया, ये धानु प्रदेश, धानु प्रदेश। ये सारी बातें बाद में देखेंगे, एक बार देख लो, ये नाम थे, ये क्षेत्र थे, धानु प्रदेश, जांगला प्रदेश, ये बीकानेर नागौर का क्षेत्र, ठीक है। अब ये जो मरुकांतार शब्द है ना, ये एक चीज इसको नोट करो आप, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। तो आप अपनी पुस्तक में लिख लेना, महर्षि वाल्मीकि
वाल्मीकि। ठीक है, इन्होंने क्या मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। थोड़ा सा इसको एक बार उतारो, आगे देखते हैं। अभी अपने प्रकार अलग अलग नामों के बारे में चर्चा करेंगे, सिंगल सिंगल नाम देख लेते हैं एक बार। मरुकांतार अभी थोड़ा सा देगा, दोबारा देखो। मरुकांतार शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, अब एक नाम और आता है राजस्थानिया द्वितीय। ठीक है, ये है बसंतगढ़ शिलालेख। इसे खेमा माता शिलालेख भी कहते हैं, खेमा माता। बसंतगढ़ खेमा माता सिरोही। आगे देखो आप, ये है एक चीज और बार इसके बारे में देख लो। 625 ईस्वी सन का है और 682 विक्रम संवत। ठीक है, यानी विक्रम संवत तो 682 में उत्कीर्ण हुआ था और 625 ईस्वी सन में उत्कीर्ण हुआ था। इतनी बातें इसके बारे में लिखेंगे अपने। आगे देखो, राजस्थान या द्वितीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ? बसंतगढ़ शिलालेख खेमा माता सिरोही 625 682 विक्रम संवत। ठीक है, मरुकांतार शब्द महर्षि वाल्मीकि। अब राजस्थान के दो कवि हैं जिनका एक का नाम है मुणोत सिंह। तो मुणोत सिंह, इनकी पुस्तक का नाम है मुणोत नैणसिरी ख्यात या मुत्ता नैणसिरी ख्यात। नैणसिरी ख्यात। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है मुणोत नैणसिंह ने। ठीक है, ये 17वीं शताब्दी की है, 1600 लगभग 1665 की पुस्तक है या 17वीं शताब्दी। ठीक है, 1665 की पुस्तक है। उसके बाद में एक कवि और है राजस्थान के, इनके बारे में थोड़ा सा। ये थे जसवंत सिंह के दरबारी थे, जसवंत सिंह जोधपुर। जसवंत सिंह जोधपुर ये दरबारी कवि, जसवंत सिंह जोधपुर के दरबारी। एक और नाम है वीर भाण रत्न। वीर भाण रत्न, इनकी पुस्तक का नाम है राजरूपक। राजरूपक पुस्तक है इनकी, वीर भाण रत्न राजरूपक पुस्तक है और ये है 18वीं शताब्दी की, 1731 होना चाहिए। वीर भाण रत्नों की पुस्तक है 1731। ठीक है, और ये थे अभय सिंह के दरबारी थे। अभय सिंह जोधपुर के, यानी दोनों जोधपुर के शासकों के दीवान कह सकते हो, दरबारी कह सकते हो। तो इन दोनों ने भी राजस्थान शब्द का अपनी पुस्तकों में प्रयोग किया। यहां लिख लो। आगे बात सुनो, इन दोनों ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किसने? मुणोत नैणसिंह ने, वीर भाण रत्नों ने। वीर भाण रत्नों की पुस्तक का नाम है राजरूपक। अभय सिंह जोधपुर के शासक थे, उनके दरबारी दीवान थे, और ये जसवंत सिंह जोधपुर के दरबारी दीवान थे। ठीक है, या दरबारी कवि कह सकते हो। यहां देखा राजस्थान या द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख खेमा माता सिरोही 625 सन में और 682 विक्रम संवत में। ठीक है, राजस्थान शब्द का इसमें राजस्थान या द्वितीय का। एक बात और लिख लो, ये मुणोत नैणसिंह है ना, मैं हर चीज इसलिए साथ में लिखा रहा हूं क्योंकि बार बार जब ये चीजें सामने आएगी तब याद हो जाएगा।
तो ये मुड़ोत्नैणसी, इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं, राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है, एक बार इसको देखो, फिर आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अगले अपने राजपूताना शब्द। राजपूताना, ये किसने कहा? सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस। कब कहा? 1800 ईस्वी। इन्होंने, जॉर्ज थॉमस एक अंग्रेज सेना के अधिकारी थे, उन्होंने 1800 ईस्वी सन में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का, राजपूताना कह दो चाहे रजवाड़ा कह दो, ठीक है, रजवाड़ा राजपूतों के रहने का स्थान या राजपूताना, ठीक है। तो लगभग ये पूछा जाता है राजपूताना रजवाड़ा नहीं। सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया था 1800 ईस्वी सन में। इन्होंने सामान्यतः बोलचाल के रूप में इन्होंने कहा भाई ये राजपूताना है, राजपूतों का देश है। तो इन पर एक पुस्तक लिखी विलियम फ्रैंकलिन ने। ये भी अंग्रेज है। विलियम फ्रैंकलिन ने इस जॉर्ज थॉमस पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री यानी तो मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये लिख दू, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक आई थी ये 1805 में। राजपूताना शब्द का क्या किया? प्रकाशन कर दिया। ठीक है, राजपूताना शब्द का प्रकाशन कर दिया। किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। इन्होंने एक पुस्तक लिख के, यानी लिखित तौर पे सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन ने। कहां किया? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में जिस पुस्तक का प्रकाशन किया। अब आओ आप राजस्थान नाम में। राजस्थान से पहले आओ आप राजस्थान पे। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान पे बाद में आएंगे। राजस्थान। अब इसके आगे लिख लो कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने राजस्थान के क्षेत्र को क्या कहा? राजस्थान। बाद में इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग भी कर्नल टॉड ने ही किया था। राजस्थान क्यों कहा था? क्योंकि तत्सम या संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा में राजाओं के स्थान को राजस्थान कहते। लिख लो तत्समय बोलचाल में राजाओं के निवास स्थान को राजस्थान कहते हैं। तत्समय का अर्थ है संस्कृत भाषा। जैसे हमने पढ़ते हैं ना संस्कृत में, हिंदी में तत्सम और तद्भव। जो तत्सम है वो संस्कृत के शब्द है, तद्भव है जो हिंदी के शब्द है। तो ये तत्समय बोलचाल में राजा के निवास स्थान को राजस्थान कहते थे। इसलिए इस कर्नल टॉड ने राजपूत राजाओं के देश को क्या कह दिया? राजस्थान। अब आते हैं राजस्थान शब्द पे। एक बार इसको उतार लो, थोड़ा सा स्पेस कम है, फिर आगे देखते हैं। अब आ जाओ, लास्ट रह गया अपना राजस्थान शब्द। ठीक है, बाकी सारे शब्दों की चर्चा हुई। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रश्न आ जाए तो आप ये लिखोगे कर्नल टॉड।
सर्वप्रथम इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। फिर इन्होंने, अब इसके बारे में लिख लो, टॉड के बारे में लिख लो पहले तो। इन क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड पूरा नाम है, जेम्स टॉड, ठीक है, आप लिख लेना, कर्नल जेम्स टॉड पूरा नाम। और इन्हें राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं, इतिहास के जनक कहते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक कहते हैं, या पितामह जनक, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। किससे? इन्हें कर्नल जेम्स टॉड। आगे देखो, राजस्थान शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया। फिर 1829 ईस्वी सन में इनकी एक पुस्तक आई थी, उसका नाम था एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरा, इसी का ही दूसरा नाम है, ठीक है, सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। ये सेम पुस्तक है, 1829 में इसका प्रकाशन किया था। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान शब्द का पूरा ही लिख लो, राजस्थान, राज लिख दिया मैंने, प्रकाशन किया। यानी इन्होंने 1829 में एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, ये इस पुस्तक का नाम था। दूसरा, इन्होंने राजस्थान शब्द का, फिर राजस्थान लिखे, राजस्थान शब्द का प्रकाशन किया पहली बार। पूछ सकता है पहली बार राजस्थान शब्द का प्रकाशन लिखित तौर पर किसने किया, किस पुस्तक में किया, कब किया? तो कब किया? 1829 में। किस पुस्तक में किया? एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या दूसरा नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया, या पश्चिमी राजपूत राज्य। कर्नल टॉड ने किया। इतिहास का पिता कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं, घोड़े वाले बाबा कहते हैं, ये भी एक अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। अब बात आ जाती है विधिवत रूप से इस नाम को राजस्थान के मतलब संविधान में या विधिवत रूप से इसे कब स्वीकारा गया? 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से राजस्थान शब्द स्वीकारा गया, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछ ले, विधिवत रूप से राजस्थान शब्द को कब स्वीकारा गया? 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब एक चीज हो रहा है, राजस्थान दिवस, राजस्थान आ रहा है तो राजस्थान के नाम से संबंधित तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 मार्च 1949 को ये चौथा जो संघ था राजस्थान एकीकरण का, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जिसमें एकीकरण किया था, तो चौथे संघ पे इन्होंने राजस्थान दिवस मनाना शुरू कर दिया उसी दिन से। तो 30 मार्च 1949, तो 30 मार्च को अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो अपने राजस्थान नाम की चर्चा की है, राजस्थान